दिव्या आर्यन। जब आर्यन से डिसूजा बनी दिव्या। पता नहीं गाड़ियों में रात में भी ऐस बड़ी ही क्यों चलाया जाता है। माना कि गर्मी से निजात पाने के लिए एसी का चलाया जाना बहुत जरूरी है, पर ऐसी भी क्या जरूरत जो बेवजह भी इसे इस्तेमाल किया जाए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए दिव्या सोच रही थी। मन नहीं माना तो दिव्या ने खिड़की को जरा सा खिसका भर दिया। एक हवा का तीखा कतरा आया और उसकी जुल्फों से अटखेलियां करता हुआ गुजर गया। कोई टोक न दे, इसलिए दिव्या ने धीरे से खिड़की को वापस बंद कर दिया। दिव्या आज अपने कस्बे लालपुर से शहर को जा रही थी, जहां उसे कुछ दिन रुकना था। इसलिए उसने शहर के एक होटल में एक सिंगल रूम की बुकिंग पहले से ही करा रखी थी। चर्र चर्रा की आवाज के साथ बस रुकी। दिव्या ने बाहर की ओर देखा तो पाया कि पुलिस की चेकिंग थी। पुलिस की सघन चेकिंग के बाद बस आगे बढ़ी। यहाँ से अब भी आधा सफर बाकी था। अब तो लगता है कि मुझे पहुँचते हुए काफी रात हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो बस स्टैंड से होटल तक तो मुझे जाने में बड़ी परेशानी होगी, दिव्या सोच रही थी। और वाकई जो दिव्या सोच रही थी वैसा ही हुआ। बस को शहर पहुँचे हुए काफी रात हो गई। दिव्या ने अपना सामान उठाया और किसी रिक्शे या कैब वाले को देखने लगी। कई ऑटो रिक्शे वाले खड़े थे, पर उनमें से कुछ ने होटल तक जाने से ही मना कर दिया, तो कुछ सो रहे थे, कुछ में ड्राइवर थे ही नहीं। तभी दिव्या की नजर कोने में खड़े एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी। वो लपक कर वहाँ गई तो देखा कि उसका ड्राइवर उसके अंदर बैठा हुआ सो रहा है। ए ऑटो वाले, खाली हो, होटल रीगल तक चलोगे क्या? दिव्या की आवाज पता नहीं क्यों तेज हो गई थी। दिव्या की आवाज सुनकर ऑटो रिक्शा वाला चौंक कर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। जी, वह आखिरी बस आ गई क्या? मैं जरा सो गया था। हाँ बताइए मैडम, कहाँ जाना है आपको? ऑटो रिक्शा वाले ने पूछा। होटल रीगल जाना है मुझे, दिव्या झुंझला उठी थी। हाँ जी, अंदर बैठिए, कह कर ऑटो रिक्शा वाले ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। होटल रीगल यहाँ से कितनी दूर होगा? दिव्या ने पूछा। मैडम कुछ नहीं तो कम से कम 16 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बात ऐसी है न मैडम कि यह बस स्टैंड शहर के काफी बाहर और सुनसान जगह पर बनवा दिया गया है, इसीलिए यहाँ से हर चीज दूर पड़ती है। पर आप घबराए मत, हम अभी आपको पहुँचाए देते हैं, ऑटो रिक्शा वाले ने कहा। ऑटो रिक्शा वाले का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके कान में एक चेन में पिरोया हुआ कोई बुंदा पहना हुआ था उसने, जो बार बार बाहर की चमक पड़ने पर रोशनी बिखेर देता था। अचानक से ऑटो रिक्शा के अंदर रोशनी सी भर गई। ऑटो वाले लड़के और दिव्या दोनों का ध्यान उस रोशनी पर गया। ये 4 लड़के थे जो अपनी बाइक की हेडलाइट को जानबूझकर ऑटो रिक्शा के अंदर तक पहुंचा रहे थे। अचानक से उस ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जितनी वह बढ़ा सकता था, और मुख्य सड़क से हटकर किसी और सड़क पर ऑटो रिक्शा चलाने लगा। क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चला रहे हो और ऑटो रिक्शा को किस तरफ ले जा रहे हो? बात क्या है आखिर? दिव्या ने कई सवाल दाग दिए। जी कुछ नहीं मैडम, आप डरिए नहीं। दरअसल इस शहर में कुछ भेड़े इंसानी भेष में रोज रात को लड़कियों का मांस नोचने के लिए निकल पड़ते हैं, और आज इन लोगों ने आपको अकेले देख लिया है। पर आप डरिए नहीं, मैं इनके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। आंखों को रास्ते और साइड मिरर पर जमाए हुए ऑटो रिक्शा वाला बोल रहा था। पीछे आती हुई बाइकों ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और वे ऑटो रिक्शा के बराबर में आने लगे। ऑटो रिक्शा वाले ने अचानक ऑटो को एक दिशा में लहरा दिया और ऑटो रिक्शा के लहराने से बाइक वाला संभल नहीं पाया और उसकी बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और वह सड़क के किनारे लहराता हुआ गिर गया। अपने साथी को इस तरह गिरा देखकर उसका दूसरा साथी गुस्से में भर गया और बाइक चलाते हुए अंदर बैठी दिव्या के बराबर पहुंच गया। वैसे ही दिव्या ने अपने साथ में लाए हुए लेडीज छाते का एक जोरदार वार उसके हेलमेट पर किया। दूसरा सवार भी चारों खाने चित हो गया। अपने 2 साथियों को इस तरह से चोटिल देखकर बाकी के दोनों सवारों का हौसला टूट सा गया और उन दोनों ने पीछे आना छोड़कर अपनी बाइकों को मोड़ लिया। उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ऑटो रिक्शा मुख्य सड़क से भटक कर पास में छोटी सड़क पर चलने लगा था और ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा भगाता जा रहा।
था। ऑटो रिक्शा चला जा रहा था कि तभी अचानक ऑटो रिक्शा से कुछ खटाक की आवाज आई और ऑटो रिक्शा जहां का तहां खड़ा हो गया। जितना उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को तकनीक के बारे में पता था, वह सब कुछ उसने करके देख लिया, पर कुछ न हो सका। मैडम, अफसोस की बात है कि हम शहर के किसी बाहरी हिस्से में आ गए हैं और वापसी का कोई उपाय नहीं है। अब हमें रात यहीं कहीं काटनी होगी। क्या मतलब? यहाँ कहाँ और कैसे? अब क्या करें मैडम, मजबूरी है, ऑटो रिक्शा वाला बोला। वह सामने आसमान में ऊंचाई पर एक लाल बल्ब चमक रहा है, वहाँ चलते हैं। जरूर वहाँ हमें सिर छिपाने लायक जगह मिल जाएगी, अपनी उंगली दिखाते हुए ऑटो रिक्शा वाले ने कहा और एक झटके से दिव्या का बैग उठा लिया और तेजी से चल पड़ा। और उसका अंदाजा सही था। ये एक नई बन रही बहुमंजिला इमारत थी, जिसके एक हिस्से में कुछ मजदूर सो रहे थे और बाकी की इमारत पूरी तरह से खाली थी। दोनों चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचे और एक कोने में सामान रख दिया। ये सब दिव्या को बड़ा अजीब सा लग रहा था और वह ये भी सोच रही थी, एक अजनबी के साथ वह इतनी देर से है, फिर भी उसे कोई असुरक्षा का भाव क्यों नहीं आ रहा है। इधर आ जाइए मैडम, हवा अच्छी आ रही है, उस नौजवान ने बालकनी में आवाज देते हुए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अचानक ही दिव्या ने पूछा। जी, मेरा नाम आर्यन है, नौजवान ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? वेरी गुड, दिव्या ने पर्स में रखे हुए बिस्कुट आर्यन की ओर बढ़ाते हुए कहा। जी मैडम, बात ऐसी है कि मेरी माँ शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और जब फिल्म मोहब्बतें रिलीज हुई ना, तब मैं उनके पेट में था और तभी उसने सोच लिया था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आर्यन रखेंगी। आर्यन की सरल बातें सुनकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी दिव्या। दिखने में तो खूबसूरत लगते और पढ़े लिखे भी, फिर यह ऑटो रिक्शा के अलावा कोई और नौकरी क्यों नहीं करते? दिव्या ने पूछा। मैडम, मैंने एमए किया है, वो भी इंग्लिश में, पर आजकल इस पढ़ाई से कुछ नहीं होता। या तो बड़ी बड़ी डिग्री हो या फिर किसी की सिफारिश, और अपने पास दोनों ही नहीं थे। मरता क्या न करता, इसलिए ऑटो रिक्शा ही चलाने लगा। हम मोहब्बतें, तो कुछ अपनी मोहब्बत के बारे में भी बताओ। किसी लड़की से प्यार व्यार भी हुआ है या फिर? दिव्या ने पूछा। हाँ मैडम, मुझे भी प्यार हुआ तो था, पर अफसोस लड़की ने धोखा दे दिया। एक दिन की बात है, जब मैं ऑटो रिक्शा लेकर घर वापस जा रहा था, तभी सड़क के किनारे मैंने देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है और भीड़ चारों तरफ खड़ी मोबाइल फोन से वीडियो बना रही है। कोई भी उस लड़के को अस्पताल लेकर नहीं जा रहा है। उस लड़के के साथ में एक बदहवास सी लड़की भी थी। मुझे उन दोनों पर दया आई और इंसानियत के नाते मैंने उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया। वहां पर उस लड़के को जब खून की जरूरत पड़ी तो उस लड़की ने फिर मुझसे मदद मांगी और मुझसे कहा कि वह लड़का उसका भाई है। मैं क्या करता, मैंने अपना खून उस लड़के को दिया और उसकी जान बचाई। उस लड़की ने मुझे खूब शुक्रिया कहा और बदले में मेरे को अपने घर का पता और अपना मोबाइल नंबर भी दिया और बदले में मेरा नंबर भी लिया। और फिर रोज सुबह ही उस लड़की का व्हाट्सएप पर मैसेज आता और चैटिंग भी करती और मुझसे पूछती कि मैं उसे कैसी लगती हूँ। एक दिन मेरे मोबाइल पर उसी लड़की का फोन आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी उससे मिलने के लिए उतावला था, इसलिए उसके घर खूब तैयार होकर पहुँच गया। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा था कि वो लड़की मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए मैं उसके लिए एक लाल गुलाब भी लेकर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरा खूब स्वागत भी किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ ही रहती थी, पर उस दिन वे कहीं गई हुई थी। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि उसका वह भाई कहाँ है, तो उसने बताया कि वह भी माँ के साथ कहीं गया है। मैंने मौका देख उस लड़की को शादी का प्रस्ताव दे डाला। अभी तक उस लड़की ने मेरा नाम नहीं पूछा था। नाम पूछने पर जब मैंने उसे अपना नाम आर्यन डिसूजा बताया, तब उसने मेरे ईसाई होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वह निराश होकर कहने लगी कि मुझे भूल जाओ, मैं अब शादी तुमसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कट्टर हिंदू हैं और वे किसी गैर धर्म वाले लड़के से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। हालांकि उसके भाई को खून देने को लेकर किसी को कोई एतराज नहीं था, पर शादी की बात आते ही जाति धर्म सब आ गया।
बस मैडम, मेरी तो पहली और आखिरी कहानी यही थी। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया। काफी अजीब कहानी है तुम्हारे प्यार की, पर है बहुत ही इमोशनल और नई सी। इस पर कोई फिल्म वाला एक फिल्म बना सकता है, दिव्या ने हंसते हुए कहा। हाँ जी, हो सकता है, पर आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मसलन आपके माँ बाप। आर्यन भी दिव्या की प्रेम कथा ही जानना चाहता था, पर वो बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए माँ बाप के बारे में ही पूछ लिया। मेरे पापा एक फार्मा कंपनी में काम करते थे। सेल्स का काम था तो अक्सर ही घर के बाहर रहते। घर में सब कुछ था, ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, और जब घर आते तो हम सबको खूब समय और तोहफे भी देते। कहते कहते हुए चुप हो गई दिव्या। जी, और आपकी माँ, अब उसके बारे में क्या बताऊं? उसका पेट हर तरह से भरा हुआ था, रुपए से, पैसे से, पर कुछ औरतों को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए रोज एक नया मर्द चाहिए होता है ना। कुछ ऐसी ही थी मेरी माँ। वे कहीं भी जाती तो अपने लिए मुर्गा तलाश ही लेती और उसे अपना फोन नंबर देती, और जब वह आदमी घर तक आ जाता तो मुझे किसी बहाने से घर के बाहर भेज देती और उस आदमी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाती। उनकी ये हरकतें पापा को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें तलाक दे दिया और मुझे माँ के पास ही छोड़ दिया। तलाक के बाद जहाँ माँ को संभल जाना चाहिए था, वहाँ वे और भी आजाद हो गयी। अब तो आदमी आते और दिन दिन भर घर पर ही पड़े रहते, बल्कि अब तो आदमी लोग शिफ्टों में आने लगे थे और मेरी माँ जी भर कर सेक्स का मजा लेती थी। माँ की हरकतें देखकर मैंने अपने घर की छत पर जाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, पर तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के ने अपनी जान पर खेलते हुए मेरी जान बचाई। मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। मैं उस लड़के के कंधे पर सिर रखकर खूब रोई। उस लड़के ने मुझे ऐसे वक्त में सहारा दिया कि मुझे उससे प्यार हो जाना लाजिमी ही था। प्यार तो उसको भी मुझसे हो गया था, पर हमारी शादी के बीच मेरी माँ का किरदार आ गया और उस लड़के ने मुझसे साफ कह दिया कि उसके माँ बाप किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं करना चाहते जिसकी तलाकशुदा माँ कई मर्दों से संबंध रखती हो। इतना कहकर चुप हो गई थी दिव्या। दोनों लोग चुप थे। रात का सन्नाटा भी बखूबी उनका साथ दे रहा था। हवा आकर अब भी कभी भी दिव्या की जुल्फों को उड़ा दे रही थी, जिन्हें वह परेशान होकर बार बार संभालती थी। पर मैडम, मेरी कहानी कुछ नई लग सकती है आपको, पर आपकी कहानी में तो सिर्फ दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है, आर्यन ने कहा। दिव्या का कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक छोटी सी सिसकी ही आई जिसे चाह कर भी वह छिपा न सकी। तुम रो रही हो? आर्यन ने पूछा। बिना कोई जवाब दिए ही वो आर्यन के सीने से लिपट गई। शायद बचपन से लेकर अब तक कोई कंधा नहीं मिला था उसे जिस पर वह अपना सिर रख सके, और आर्यन ने भी अपनी मजबूत बाहों का घेरा दिव्या के इर्द गिर्द डाल दिया था। अब वो खामोश बिल्डिंग उनके मिलन की गवाह बन रही थी। सूरज की पहली किरण फूटी, पर वे दोनों अब भी किसी लता की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी दूर से एक दूध की गाड़ी आती दिखाई दी। दिव्या ने आर्यन का हाथ पकड़ा और आर्यन ने बैग उठाया। दोनों ने दौड़कर उस गाड़ी में लिफ्ट मांगी। हम कहाँ जा रहे हैं? और मेरा ऑटो रिक्शा तो वहीं रह गया मैडम, आर्यन ने पूछा। अगर तुम्हें कोई दूसरा काम मिले तो करोगे? दिव्या ने आर्यन से पूछा। हाँ मैडम, क्यों नहीं करूँगा, पर हो सकता है कि तुम्हें उम्र भर मेरा साथ देना पड़े। हाँ, पर तुम्हें साथ देना होगा तो ही करूँगा मैडम। मैडम नहीं, दिव्या नाम है मेरा, दिव्या ने कहा। बदले में आर्यन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। शहर आ गया था। वे दोनों पूछते पाछते होटल रीगल पहुंच गए। रिसेप्शन पर जाकर दिव्या ने मैनेजर से कहा, मैंने एक सिंगल बेडरूम बुक कराया था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब मुझे एक सिंगल नहीं बल्कि डबल बेडरूम चाहिए। जी मैडम, किस नाम से रूम बुक था? मैनेजर ने पूछा। मेरा कमरा दिव्या नाम से बुक था, पर अब आप रजिस्टर में मेरे पति आर्यन डिसूजा और दिव्या डिसूजा का नाम लिख सकते हैं, दिव्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।